डियर स्टूडेंट्स, अपने इस लेक्चर में हम वर्क ऑफ ग्लेशियर या जिसे हिंदी में हिमनद कहते हैं, हिमनद के कार्य को डिस्कस करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे हमने देखा था कि वर्क ऑफ रिवर में रिवर वाटर के द्वारा इरोजन होता है और डिपोजिशन होता जाता है, अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म बनते जाते हैं। ठीक उसी तरह वर्क ऑफ सी हमने देखा। लाइकवाइज हम वर्क ऑफ ग्लेशियर को भी डिस्कस करेंगे। ग्लेशियर के द्वारा भी क्या होता है, इरोजन होता है और डिपोजिशन होता है, जिससे अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म बनते जाते हैं और उसको हम वर्क ऑफ ग्लेशियर या ग्लेशियल लैंडफॉर्म कहते हैं। ग्लेशियल लैंडफॉर्म, ग्लेशियर के द्वारा बने हुए लैंडफॉर्म। तो चलिए देखते हैं लैंडफॉर्म कौन कौन से होते हैं। ओके, इन लैंडफॉर्म को डिस्कस करने से पहले ग्लेशियर्स क्या होता है इसको समझ लेते हैं कि ग्लेशियर के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, ग्लेशियर क्या होता है, डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ आइस मास। आइस मास का मूवमेंट, वो भी कैसे, डाउन स्लोप। ओके, ऊपर से नीचे की तरफ अगर आइस मास फ्लो कर रही है, आइस मास फ्लो कर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्लेशियर कहेंगे। और नीचे की तरफ जब फ्लो करेगी तो किसकी वजह से फ्लो करेगी, नीचे कोई चीज़ नीचे क्यों आता है, ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ आइस मास, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो डाउन स्लोप मूवमेंट, ओके, और अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी। ओके, आइस का, इस आइस मास का डाउन स्लोप मूवमेंट, मान लीजिए ये कोई माउंटेन है, ओके, और यहाँ पे स्नोफॉल हो गया, बहुत हेवी स्नोफॉल का यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो गया, ओके, और ये बहुत हार्ड हो गया, बहुत हार्ड हो गया, और ये फिर फिसल करके ये जब नीचे की तरफ मूवमेंट करने लगता है, नीचे की तरफ मूवमेंट करने लगता है, ओके, ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ आइस इज नोन एज ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है, जहाँ कहीं हेवी स्नोफॉल हुआ रहता है, अगर वो स्नोफॉल जब बहुत हार्ड हो जाने के बाद वो फिसल करके नीचे जाने लगे ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो उस नीचे जाते हुए स्नोफॉल को या स्नो कवर को, स्नो कवर नॉट स्नोफॉल, स्नो कवर को हम क्या कहेंगे, ग्लेशियर कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्लेशियर। ओके, सो ग्लेशियर इज द मूविंग आइस मास। कैसे मूविंग होता है, डाउन स्लोप। ओके, ये किसी स्लोप पे मूव करता है अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी, उसे हम ग्लेशियर कहते हैं। ओके, पूरे वर्ल्ड के 10% भाग पे ग्लेशियर पाया जाता है, पूरे वर्ल्ड के 10% भाग पे ग्लेशियर पाया जाता है, या ऐसे कह लीजिए कि पूरे वर्ल्ड के 10% भाग पे ग्लेशियर कवर होता है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो ग्लेशियर है इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, किस ऊंचाई पे होता है, किस ऊंचाई पे होता है। इसको जानने के लिए आपको एक टर्म के बारे में जानना होगा, स्नो लाइन। स्नो लाइन, ओके, अगर मैं कहूँ कि ग्लेशियर का फॉर्मेशन स्नो लाइन के ऊपर पाया जाता है, ग्लेशियर का फॉर्मेशन स्नो लाइन के ऊपर पाया जाता है, तो इसके लिए आपको इसे भी जानना होगा कि स्नो लाइन क्या होता है। ये एक ऐसी ऊंचाई होती है, एक ऐसा हाइट होता है जिसके ऊपर एबव विच, जिसके ऊपर एबव विच परमानेंट स्नो कवर, जिसके ऊपर परमानेंट स्नो कवर इज फाउंड। ओके, एक ऐसी ऊंचाई जिसके ऊपर स्नो कवर परमानेंटली प्रेजेंट रहते हैं, परमानेंटली पाए जाते हैं। ओके, तो ये कोई ऊंचाई है, एल्टीट्यूड है, कहाँ से, समुद्र की सतह से। मान लीजिए ये ओशन है, दिस इज ओशन, ओके, दिस इज ओशन। ओके, तो इससे कुछ ऊंचाई पे जाने पे एक स्नो लाइन आता होगा, स्नो लाइन, जिसके ऊपर जाने पे स्नो कवर परमानेंटली पाए जाते होंगे। स्नो कवर परमानेंटली, यहाँ तो मान लीजिए स्नोफॉल हुआ, वो मेल्ट करके बह गया वाटर के फॉर्म में, रिवर के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी ऊंचाई है जिसके ऊपर जाने पे स्नो कवर परमानेंटली पाया जाएगा थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष भर स्नो कवर पाया जाएगा। तो ये जो ऊंचाई है वो है 4500 मीटर, 4500 मीटर, या ऐसे कह लीजिए
कि 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर ऑन एन एवरेज, औसतन अगर देखें तो ये जो स्नो लाइन की ऊंचाई होती है ये इतना होती है 4,500 मीटर या 4.5 किलोमीटर। ओके, तो एक ऐसी ऊंचाई जिसके ऊपर जाने पे स्नो कवर परमानेंटली पाया जाता है उसको बोलते हैं स्नो लाइन, और स्नो लाइन के ऊपर ही ग्लेशियर का फॉर्मेशन होता है। और पूरे वर्ल्ड में अगर देखें तो 10% एरिया ही ग्लेशियर से कवर्ड है। ओके, 10% एरिया ही क्या है, ग्लेशियर से कवर्ड है। अब बात करते हैं लैंडफॉर्म की। लैंडफॉर्म की देखते हैं कि लैंडफॉर्म कैसे बनते हैं इस ग्लेशियर के द्वारा। देखिए, स्नोफॉल हुआ स्नो लाइन के ऊपर, ओके, स्नो कवर का फॉर्मेशन हो गया। ये तो मैं इतना बता रहा हूँ, बहुत मोटी मोटी स्नो कवर बनते हैं, ओके, ऐसे रीजन में जहाँ ग्लेशियर स्नो कवर के ऊपर। तो ड्यू टू द हैवी प्रेशर ऑफ दिस स्नो कवर के द्वारा जो हैवी प्रेशर पड़ता है इस रॉक पे, मान लीजिए यहाँ पे ये स्नो कवर है और यहाँ पे पूरा ये ग्लेशियर का ये स्नो कवर जम गया, ये पूरा स्नो कवर यहाँ पे जम गया, पूरा ये स्नो कवर है। ओके, ये पूरा स्नो कवर है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये स्नो कवर है। तो इसका हैवी प्रेशर पड़ेगा इस रॉक सरफेस पे, इस रॉक सरफेस पे बहुत ज़्यादा क्या पड़ेगा, इसका प्रेशर पड़ेगा। ओके, तो इसके प्रेशर की वजह से क्या होगा, इसके प्रेशर की वजह से क्या होगा कि इस स्नो कवर का जो निचला ये लेयर है और ये स्नो कवर और रॉक के बीच में जो ये लेयर है, ओके, जहाँ पे ये जॉइंट है, तो हैवी प्रेशर की वजह से क्या होता है कि नीचे वाले इस लेयर का जो स्नो कवर का जो निचला जो पार्ट है वो धीरे धीरे मेल्ट करने लगेगा, पिघलने लगेगा। ओके, पिघलने की वजह से क्या होगा, देखिए ये जो माउंटेनियस रीजन है ये एकदम ऐसे स्मूथ तो रहेगा नहीं। ओके, कहीं कहीं पे डिप्रेशन भी होगा, कहीं कहीं पे मतलब ये रफ होगा। तो नीचे हेवी प्रेशर की वजह से जब ये मेल्ट करता है नीचे लेयर, तो रॉक सरफेस और इस स्नो कवर के बीच जो फ्रिक्शन जो घर्षण है वो काम करना बंद कर देगा, मीन्स घर्षण खत्म हो जाएगा और ये धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करने लगेगा, आगे की तरफ मूव करने लगेगा। तो इतनी थिक लेयर ग्लेशियर की जब ये डाउन स्लोप अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी जब मूव करेगी, जब आगे ये मूव करेगी तो क्या होगा, इस रॉक की सरफेस को इरोड करेगी, यहाँ पे इरोजन होगा, यहाँ पे इरोजन होगा, ये रॉक के सरफेस का इरोजन होकर के यहाँ पे बहुत सारे रॉक के फ्रेगमेंट के पार्टिकल, ओके, रॉक डेब्रीज, सैंड, सिल्ट, सब इस ग्लेशियर के साथ आगे ये बढ़ते जाएंगे, आगे ये मूव करते जाएंगे। ओके, और जैसे जैसे ग्लेशियर आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये जो है इसमें जो डिपॉजिट्स या डेब्रीज हैं रॉक के, ये इसके किनारे क्या होते हैं, ये जमते जाते हैं, ये जमा हो जाते हैं, डिपॉजिट होते जाते हैं। ओके, और ग्लेशियर आगे ये ग्लेशियर का वाटर आगे ये बहता जाता है। ओके, और ये किनारे किनारे ये सारे सैंड, सिल्ट, रॉक के जो फ्रेगमेंट के पार्टिकल यहाँ पे जमा हो जाते हैं, जमा होते जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ग्लेशियर की कंटिन्यूसली डाउन स्लोप मूवमेंट की वजह से इरोजन और डिपोजिशन होता जाता है, और इसी वजह से ग्लेशियर के द्वारा अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। वो लैंडफॉर्म कौन कौन है आइए देखते हैं। आपके बुक में सिर्फ एक लैंडफॉर्म का नाम दिया है मोरेन, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ और भी लैंडफॉर्म यहाँ पे थोड़ा जल्दी से इजी वे में बता दूँ, ताकि आगे की क्लासेस में आपको जाने पे थोड़ी सी आसानी हो जाए। देखिए, आपकी बुक में सिर्फ मोरेन के बारे में डिस्कस करना है, एक लैंडफॉर्म बताया ग्लेशियर के द्वारा, लेकिन मैं यहाँ एक दो और बता देता हूँ। एक सर्क होता है, सर्क भी एक इरोजनल लैंडफॉर्म है ग्लेशियर के द्वारा, मतलब ग्लेशियर के द्वारा जब इरोजन होता है तो उसकी इरोजन से एक लैंडफॉर्म बनता है जिसको बोलते हैं सर्क। देखिए, सर्क क्या होता है, ये आर्म चेयर शेप का होता है, आर्म चेयर शेप्ड, ऐसी चेयर होती है ना जिससे पीछे सर रख करके लोड़ा करके बैठते हैं, वो वाली चेयर, ये फिगर में देखिए इस तरह का। तो सर क्या होता है, आर्म चेयर शेप का स्टीप वॉल, सकरी दीवार वाली एक डिप्रेशन होती है, एक डिप्रेशन होती है। मान लीजिए कोई माउंटेन रीजन है और ये ओके, तो ये क्या है, आर्म चेयर शेप का क्या है, ये एक डिप्रेशन है,
आर्म चेयर शेप का एक डिप्रेशन है। ओके, वो भी स्टीप वॉल्ड वाली। इसको थोड़ा सा और स्टीप बनाते हैं, इसको और ये थोड़ा सा स्टीप बनाते हैं, ये बेहतर है। ओके, वो भी स्टीप वॉल्ड वाली ये आर्म चेयर शेप की एक डिप्रेशन होती है, गड्ढा होता है। कहाँ होता है? माउंटेनियस रीजन में। कहाँ होता है? माउंटेनियस रीजन में आर्म चेयर शेप का एक गड्ढा होता है जिसको हम सर्क कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सर्क। और इन्हीं डिप्रेशन में स्नोफॉल होता है और स्नोफॉल होकर के यहाँ पे स्नो कवर जम जाता है, स्नो कवर यहाँ पे जम जाता है। और ड्यू टू द हैवी प्रेशर ऑफ दिस स्नो कवर, जैसे मैंने यहाँ बताया था, यहाँ पे इरोजन होता जाता है और इस डिप्रेशन में कभी कभी एक और डिप्रेशन ऐसे बन जाती है। ओके, और डिप्रेशन ये यहाँ पे बन जाती है। और जब ये पूरा स्नो कवर और ये ग्लेशियर जब मूव कर जाता है, मेल्ट कर जाता है, तो ये जो डिप्रेशंस हैं वो वाटर से भर जाते हैं। इनको सर्क लेक या टार्न कहते हैं। इनको सर्क लेक या टार्न कहते हैं, TARN, टार्न। ये क्या है? सर्क के अंदर बना हुआ एक छोटा सा डिप्रेशन होता है जिसमें पानी भर जाता है ग्लेशियर के मेल्ट के बाद, जो एक झील के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको बोलते हैं टार्न, या एक और नाम देते हैं सर्क लेक। सर्क लेक। ओके, तो एक तो लैंडफॉर्म हुआ सर्क, दूसरा सर्क लेक या टार्न। ये दोनों क्या है? इरोजन से बने हुए एक डिप्रेशन है या लैंडफॉर्म है जो ग्लेशियर से बनते हैं। दूसरा देखते हैं लैंडफॉर्म ग्लेशियर के द्वारा, मोरेन क्या होता है? देखिए, ये डिपोजिशन, जैसे हम रिवर में देखे थे लेविस बना था, उसी तरह मोरेन होता है। मोरेन एक डिपोजिशनल फीचर होता है जो ग्लेशियर के द्वारा इरोजन करने के बाद जो रॉक के फ्रेगमेंट, सैंड, सिल्ट, जो ग्लेशियर के द्वारा ये डाउन स्लोप मूवमेंट होकर के नीचे आता जाता है, तो वही किनारे किनारे ये वाला पार्ट जो मैंने बताया था वो डिपोजिट होने लगता है। ओके, इसी डिपोजिशन को बोलते हैं मोरेन। इसी डिपोजिशन को हम बोलते हैं मोरेन। इसको क्या कहते हैं? ये मोरेन है, मोरेन। ओके, ये मोरेन है जो कैसे बनता है? डिपोजिशन से बनता है। किसके डिपोजिशन से? रॉक डेब्रीज, सैंड, सिल्ट। रॉक डेब्रीज, सैंड, सिल्ट, ये जब ग्लेशियर अपने साथ लाता है तो ये ग्लेशियर के साथ आते आते ये किनारों पे ये डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है और एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन करता है जिसको हम मोरेन कहते हैं। तो मोरेन कुछ नहीं है, ये एक जो इस स्नो कवर से जो डिपोजिशन हो रहा था या जो ग्लेशियर से जो इरोजन हो रहा था, उसके इरोजन से जो रॉक के फ्रेगमेंट बने, छोटे छोटे रॉक के पार्टिकल्स बने, सैंड के बने, सिल्ट के बने, तो वो इस ग्लेशियर के साथ ही बहते हुए फिसलते हुए नीचे आ रहे हैं। ओके, और ग्लेशियर भी समय के दौरान वो पिघलता जाता है। तो जब पिघलता जाता है तो ये इसके किनारे ये कहीं न कहीं ये जमने लगते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं। ओके, इकट्ठा होने लगते हैं। तो इनकी जमने से ही क्या बनता है? एक लैंडफॉर्म बनता है जिसको हम मोरेन कहते हैं। तो आपके लिए ग्लेशियर में ये जानना जरूरी है कि ग्लेशियर के द्वारा कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं। तो आप ये 3 चीज़ें कम से कम जानिए, सर्क लेक या टार्न, और तीसरा मोरेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।